पावर प्लांट कि स्टीम पावर प्लांट में कैसे पावर जनरेट होता है, उसी को बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट। हम लोग पढ़ेंगे कि स्टीम पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं और वो इक्विपमेंट कैसे वर्क करता है। तो स्टीम पावर प्लांट समझने से पहले हमको समझना होगा पावर प्लांट कि आखिर पावर प्लांट क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। उसी का एक टाइप है स्टीम पावर प्लांट। तो सबसे पहले पावर प्लांट बोला जाता है कि वैसा प्लांट या वैसा सिस्टम जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है, उस प्लांट को या उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं। पावर प्लांट में रिक्वायरमेंट होता है अल्टरनेटर का, अल्टरनेटर जिसका काम होता है कि हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये बदले में हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको बदले में प्रोवाइड करेगा। यानी किसी भी पावर प्लांट में ये अल्टरनेटर का होना मस्ट है, यानी ये एसेंशियल इक्विपमेंट है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही हम लोग अलग अलग सोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि कोयला से हम लोग देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, वाटर से देते हैं, विंड से देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाता है अल्टरनेटर के माध्यम से, तब इसको ट्रांसफार्मर के माध्यम से, ट्रांसफार्मर से इसका जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वो इंक्रीज किया जाता है। वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज क्यों किया जाता है, तो वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करने से लॉसेस का वैल्यू रिड्यूस्ड हो जाते हैं, यानी जो लॉस होगा ट्रांसमिशन करने में वो कम जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं और फिर यहाँ से जाता है सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर से होते हुए ये चला जाता है बस बार के पास। अब ये सब क्या है, बस बार क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है, इंसुलेटर क्या है, आइसोलेटर क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि सर्किट ब्रेकर का काम है कि सर्किट को ब्रेक करवाना, मतलब हमको सप्लाई उधर बंद करना हो तो हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा देंगे तो सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। बस बार होता है कि यहाँ पे ये मेन सप्लाई प्रोवाइड कर दिया गया और यहाँ से जहाँ जहाँ भी सप्लाई देना है वहाँ पे ये क्या होगा, सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वहाँ से। बस बार एक कंडक्टर होता है, उससे ढेर सारे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ से हम लोग एक से अधिक टर्मिनल प्रोवाइड कर सकते हैं या सप्लाई ले सकते हैं, तो वो उधर का टर्म हुआ। हम लोग अभी इधर पढ़ रहे हैं कि पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। पावर प्लांट पर समझ में आया, यानी वैसा सिस्टम जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज अमाउंट में जनरेट होता है और यहाँ पे जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है या इक्विपमेंट है वो क्या है, अल्टरनेटर, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स, मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स। मैकेनिकल एनर्जी आप कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, आप कोयला से करते हैं, विंड से करते हैं, न्यूक्लियर से करते हैं, ये दो टर्म क्या है, इसेंशियल है। ये हुआ पावर प्लांट। अब पावर प्लांट इसी सोर्स के अकॉर्डिंग, सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग ही पावर प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, यानी सोर्सेस के अकॉर्डिंग ही पावर प्लांट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला है थर्मल पावर प्लांट। इसी थर्मल पावर प्लांट को कोयल पावर प्लांट भी बोलते हैं, यानी कोयला से जो ऑपरेट होता है। स्टीम पावर प्लांट भी इसी को बोलते हैं और हम लोग इसी को आज डिटेल में पढ़ेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होता है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो टाइप बांटे गए हैं पावर प्लांट के, वो किसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं, सोर्सेस के अकॉर्डिंग, कि किस सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो थर्मल पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट, यानी वाटर से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट यानी डीजल ऑयल
या डीजल इंजन का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर है टाइडल। टाइडल पावर प्लांट, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। सोलर पावर प्लांट, सन के लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। आगे और भी होता है जियोथर्मल पावर प्लांट। इस तरीके के और भी डिफरेंट डिफरेंट है टाइप। तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे कौन सा, थर्मल पावर प्लांट। अब हम लोग समझेंगे स्टीम पावर प्लांट या पावर स्टेशन, सेम बात है। स्टीम पावर प्लांट वैसा पावर प्लांट जिसमें कोयला का हीट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कोयला के हीट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, तब वो पावर प्लांट क्या कहलाएगा, स्टीम पावर प्लांट कहलाएगा। थोड़ा सा समझिए कैसे होता है। सबसे पहला कोयला के हीट को, कोयला को जलाएंगे, फिर उसके हीट से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को गर्म करेंगे। वाटर को गर्म करने के पश्चात क्या मिलेगा हमको, स्टीम मिलेगा। स्टीम के प्रेशर से, प्रेशर और हीट की वजह से हम लोग क्या करेंगे, स्टीम टरबाइन के माध्यम से इस स्टीम के हीट और प्रेशर को हम लोग चेंज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में, और फर्दर अल्टरनेटर के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। तो ये वाला पावर स्टेशन क्या कहलाएगा, स्टीम पावर प्लांट। अब यही समझना है हम लोग कि कोयला से हीट कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट है, कोयला का हैंडलिंग कैसे किया जाएगा, फिर वाटर को गर्म कहाँ पे किया जाएगा और कैसे किया जाएगा, स्टीम बनेगा उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, हीट कैसा होना चाहिए, स्टीम टरबाइन कितने प्रकार के होंगे, मैकेनिकल एनर्जी बनने के बाद अल्टरनेटर, कौन सा अल्टरनेटर यूज किया जाएगा, यही पूरे इस पावर प्लांट में हम लोग को पढ़ना है। तो स्टीम पावर प्लांट, आगे हम लोग बात करेंगे ये स्टीम पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये रेनकाइन साइकिल पे वर्क करता है। अब ये रेनकाइन साइकिल क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। देखिए जरा, हम लोग यहाँ से एक हीट प्रोवाइड किए, एक हीट को देना शुरू किए, यानी हीट इसमें यूज किए, यानी एक प्रकार का एनर्जी यूज किए। किसमें यूज किए, वाटर में यूज किए। ध्यान से सुनिएगा, एक हीट हम लोग दिए वाटर को, और फर्दर ये स्टीम में चेंज हुआ। स्टीम में चेंज होने के बाद स्टीम टरबाइन पे इसको एक्सपेंड करवाएं, यानी स्ट्राइक करवाएं। इस स्टीम को स्टीम टरबाइन में हम लोग छोड़ दिए, उसकी वजह से यहाँ से हमको मिल गया मैकेनिकल एनर्जी। यानी स्टीम जब इस स्टीम टरबाइन में छोड़े तो उसके प्रेशर और हीट की वजह से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। देखिए यहाँ से हम लोग एनर्जी, हीट एनर्जी दिए और मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल गया। एक एनर्जी हम लोग दिए, एक एनर्जी मिल गया। लेकिन जो स्टीम टरबाइन में हम लोग स्टीम दिए थे, वो स्टीम कहाँ गया, वो गायब हो गया? नहीं, वो हीट जो इसमें था वो हीट लॉस होकर के कहाँ पे आ गया, मैकेनिकल एनर्जी। यानी हीट किसमें कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन ये जो वाटर था जिसको गर्म किया गया था, वो ऑलरेडी स्टीम के फॉर्म में बाहर निकलता है। यानी इस स्टीम टरबाइन से पुनः ठंडा स्टीम, यानी वाष्प तो है लेकिन उसका टेम्परेचर प्रेशर क्या हो गया है, कम गया है, ये पुनः वापस निकल जाता है, यानी इस स्टीम टरबाइन से बाहर आ जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, एग्जॉस्टेड स्टीम। अब इस एग्जॉस्टेड स्टीम को हम लोग पुनः कंडेंसेट करते हैं। कंडेंसेट कहने का मतलब इसको ठंडा करते हैं। जो स्टीम बाहर आया स्टीम टरबाइन से, उसको हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अब ठंडा करते हैं तो पुनः ये किसमें बन जाता है, वाटर बन जाता है। ये पुनः क्या बन गया, वाटर बन गया। अब देखिए तो हम लोग वाटर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे और वाटर यहाँ मिल गया, तो पुनः इसी वाटर को क्या कर दिया जाता है, इसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अगर वाटर लॉस भी होता है तो वो फर्दर एक्सटर्नल यानी फीड वाटर के थ्रू ऐड कर दिया जाता है। और यही पूरा देखिए तो यहाँ से एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, यहाँ से वाटर देना शुरू किए और पुनः ये स्टीम में बदला, फिर ये स्टीम टरबाइन से होते हुए फिर ये ठंडा हुआ और फिर वाटर में बदल गया। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं क्या, रेनकाइन साइकिल। एक जगह से हीट दिया जा रहा था, एक जगह से हीट ऑलरेडी मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, और वाटर का जो साइकिल है वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है।
तब इसको बोला जाता है क्या, रैनकाइन साइकिल। तो ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्टीम पावर प्लांट, मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो किस प्रिंसिपल पे, रैनकाइन साइकिल पे। ये तो था बेसिक स्टीम पावर प्लांट का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे समझेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद समझेंगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम कि कहाँ पे कोल का हैंडलिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद क्या क्या इन सारे इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टीम पावर प्लांट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है कि द फ्यूल यूज्ड इज क्विक चीप। समझिए बात को, जो इसमें फ्यूल यूज होता है, कोयल पावर प्लांट में फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है, कोयला यूज होता है। कोयला को ही जला करके हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना, यानी जो कोयला यूज किया जाता है वो कोयला क्या है, बहुत ही सस्ता है। हम लोग को जो भी कॉस्ट मिले वो अलग बात है, लेकिन पावर प्लांट के लिए कोयला लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, तो उन लोगों के लिए कोयला बहुत ही सस्ता में अवेलेबल हो जाता है, पहला एडवांटेज इसका। दूसरा है द लेस इनिशियल कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर पावर स्टेशन। हमने पहले भी ऑलरेडी बताया था कि पावर स्टेशन में अगर हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंपेयर किया जाए, तीनों को क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों के बारे में, ये तीनों से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया जाता है। तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है, स्टीम पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट से और न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम होता है। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, जैसे हमको किसी इंडस्ट्री को इंस्टॉल करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, कम ही पैसे हैं, तो कम ही में हो जाएगा, भले ही उसको ऑपरेट करवाने के लिए कुछ पैसे ज़्यादा लगे, लेकिन अभी जितना है उतना में कम चल जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसा इंडस्ट्री इंस्टॉल करना हो जिसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, तो कभी हम इंडस्ट्री इंस्टॉल कर पाएंगे नहीं। यानी इसका एक फायदा है कि इनिशियल में इसका जो कॉस्ट लगता है वो क्या होगा, कम होगा। कम होने से एक और फायदा होता है कि इंस्टॉल करते टाइम कम लगने के लिए जो पैसे आते हैं, उस पैसे का एक्चुअल पैसा आता कहाँ से है, तो जहाँ से भी सोर्सेस हो, बैंक से लोन लिया जाए, जो भी इंडस्ट्री लगाती है वो लोन से ही अधिकतर आता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कम रहेगा। ये भी इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर स्टेशन। देखिए, हाइड्रो पावर स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए रिजर्वायर होता है, डैम बनाया जाता है, डैम में पानी जब स्टोर होता है तो उसके ऊपर वाला इलाका पूरा का पूरा पानी से भर जाता है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसको एज कम्पेयर टू इसमें कम स्पेस में ही हम लोग पावर स्टेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज लार्जर देन डीजल पावर प्लांट, सॉरी लेसर देन डीजल पावर प्लांट। यानी जो कॉस्ट है जनरेट करने का कहने का मतलब रनिंग कॉस्ट, रनिंग करने का इस पावर प्लांट का अगर डीजल पावर प्लांट से कंपेयर करें तब इसका रनिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, कम जाता है। डीजल पावर प्लांट कहने का मतलब कि डीजल इंजन से जो पावर प्लांट बनाए जाते हैं, वही अल्टरनेटर वाला जो जनरेटर आप लोग शादी विवाह में देखें, लेकिन वो छोटा अमाउंट में है और बड़ा लार्ज स्तर पर, लार्ज लेवल पे डीजल पावर प्लांट होता है। नेक्स्ट है इट कैन इंस्टॉल एनी प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कोयल। देखिए, मान लिया जाए कि हमको इंस्टॉल करना है इंडस्ट्री के नियर, क्यों, क्योंकि कोयला वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हम अगर इंडस्ट्री से उस कोयल खदान से दूसरे जगह पे इंस्टॉल करते हैं, तो कोयला को हमको क्या करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना होगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वाटर पावर प्लांट के लिए ऐसा है नहीं, उसको हम वहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो। इसके लिए अगर दूर दराज के इलाके में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमको कोयला को ट्रांसपोर्ट करना होगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग रेल का या रोड का यूज कर सकते हैं। ये था कुछ एडवांटेज, और भी एडवांटेज है, मेन जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज था वो हमने बताया। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होगा, तो सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिसएडवांटेज का, वो है ये पोल्यूट करता है, इससे पोल्यूशन होता है, स्मोक्स, धुआं निकलता है। साथ ही साथ कोयला जलाने के बाद इसका ऐश बचता है, राख बचता है। कोयला आप लोग जलाए हैं तो कोयला जलाने के बाद कुछ ना कुछ ऐश बचता है कि नहीं बचता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसएडवांटेज के लिए। दूसरा है हायर रनिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होता है क्योंकि फ्यूल का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोयला को ऑपरेट करवाने के, उसको यूज लायक बनाने के लिए
कॉस्ट लगता है, कोयला को पल्वराइज्ड फॉर्म में बदलने के लिए, उसको हैंडलिंग करने के लिए कॉस्ट लगता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और भी डिसएडवांटेज है, मेन जो 2 इंपॉर्टेंट था वो हमने बताया। थोड़ा सा इस बात को समझिए कि जो ऐश और राख बचता है, यानी ऐश या राख बचता है, वो कितना होता है। तो 10 से 15% कोयला, 10 से 15% कोयला का ऐश बच जाता है जलने के बाद। यानी आप अगर 100 केजी कोयला को जला रहे हैं तो उससे 10 से 15 केजी कोयला आपको राख के रूप में बच जाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज था। आगे हम लोग समझेंगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम। ये रहा स्टीम पावर प्लांट का डायग्राम, जिसको स्कीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम से हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिर कहाँ पे इस पावर प्लांट में कौन से इक्विपमेंट काम करते हैं और वो कैसे काम करते हैं, किस लिए वो लगाए गए हैं। पढ़ाने की सहूलियत के लिए इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहला पार्ट है कोल एंड ऐश हैंडलिंग। देखिए फिगर से, यहाँ पे बॉयलर है, ये बॉयलर, एक बार सबको हम नाम बता देते हैं। यहाँ पे कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग, बॉयलर, ऐश स्टोरेज, ऐश हैंडलिंग, हॉट एयर, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर। उसके बाद फैन, इंड्यूस्ड फैन है, चिमनी है, फोर्स ड्रॉप फैन है। फिर यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर है, यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ पे कूलिंग टावर है, अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है और आइसोलेटर है, और फिर ये वाला बस बार है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। 6 पार्ट है इसका। सबसे पहला कोल एंड ऐश हैंडलिंग। हम लोग फिगर से समझते हैं कोल एंड ऐश हैंडलिंग कहाँ पे है। देखिए, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है कोल हैंडलिंग और ये वाला पार्ट है ऐश हैंडलिंग। अब इसको क्या होता है, इसका काम वो समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि स्टीम पावर प्लांट में कोयला को बर्न करके हीट एनर्जी प्राप्त किया जाता है। तो कोयला हमको लाना होगा ना, तो सबसे पहले माइन से यानी खदान से कोयला ला करके इस पावर प्लांट में, जहां पे भी स्टीम पावर प्लांट है, हम लोग स्टोर करते हैं, यानी एक जगह पे जमा किया जाता है। जमा क्यों किया जाता है, डायरेक्टली ला करके डाल के नहीं दिया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। स्टोर इसलिए करते हैं ताकि हो सके कोई फॉल्ट बस, कारण बस कोयला आना बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो पावर प्लांट तो बंद हो जाएगा। इसलिए 1 महीने का अप्रॉक्स 1 महीने का यहाँ पे कोयला पहले से स्टोर रहता है, यानी स्टोर करके रखा रहता है। सबसे पहले कोयला को स्टोर किया जाता है, फिर कोयला को हैंडलिंग किया जाता है। हैंडलिंग में क्या होता है वो समझिए। हैंडलिंग में कोयला को पल्वराइज्ड फॉर्म में बदला जाता है। अब ये पल्वराइज्ड फॉर्म क्या है, तो कोयला को चूर्ण बनाया जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल में उसको पीसा जाता है। पीसना मतलब समझ रहे होंगे। पीसने से ये होता है कि बॉयलर में जब कोयला को डाला जाता है तो कम ही स्पेस में ढेर सारा कोयला चला जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको पल्वराइज्ड फॉर्म में बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, ये प्रक्रिया कौन सा आ गया, कोल हैंडलिंग में। दूसरा ऐश हैंडलिंग। अब कोयला यहाँ बॉयलर में जलेगा, बर्न होगा, तो जलने के बाद क्या बचेगा, ऐश बचेगा, राख बचेगा। तो सबसे पहले राख को वहां से निकाला जाएगा, तो ये प्रक्रिया हो गया ऐश हैंडलिंग। उसके बाद ऐश को एक जगह पे स्टोरेज किया जाएगा, यानी निकालने के बाद एक जगह पे जमा कर दिया जाएगा। ये वाला था फर्स्ट पार्ट। सहूलियत के लिए, समझने के लिए इसको 6 पार्ट में, तो ये वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्या होता है, कोल एंड ऐश हैंडलिंग। नेक्स्ट है स्टीम जनरेटिंग। अब स्टीम जनरेटिंग कहाँ पे होगा, ये देखिए आप, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये है स्टीम जनरेटिंग, यानी स्टीम जनरेट होता है यहाँ से। देखिए सबसे पहले ये आपको बॉयलर मिला, बॉयलर में हीट कहाँ से आएगा, तो कोयला जला, उससे हीट आया। अब यहाँ से फीड वाटर के थ्रू, इकोनोमाइजर के थ्रू होते हुए यहाँ पे वाटर आता है, पानी आता है। पानी आने के बाद यहाँ पे बॉयलर में कोयला के हीट से वो किस में चेंज हो गया, जो वाटर यहाँ से आया वो किस में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। ये स्टीम में चेंज होने के बाद ये सुपर हीटर में जाता है। सुपर हीटर का क्या काम है, सुपर हीटर का काम है कि जो वाटर बॉयलर में स्टीम में चेंज हुआ, उस स्टीम को सुपर हीटर में और हीट मिलता है, और हीट प्रोवाइड करने से ये जो स्टीम यहाँ से आ रहा था वो और गर्म हो जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जो स्टीम बॉयलर से निकलता है उसको बोला जाता है वेट स्टीम, यानी भीगा हुआ स्टीम।
लेकिन जो यहाँ से निकलता है, सुपर हीटर से निकलता है, उसको बोला जाता है सुपर हीटेड स्टीम। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये वाला प्रोसेस क्या है। यहाँ से जैसे जो कोयला जला, तो कोयला जलने के बाद जो गैसेस निकलते हैं ना, उसको बोला जाता है फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस। तो जो गैस गर्म हवा था, उस हवा को डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ा जाता है, एक एक हीट उसका एकदम निचोड़ लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हीट का सारा यूज कर लिया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं पानी देने का प्रोसेस। अगर ये पावर प्लांट फर्स्ट बार इंस्टॉल हो रहा है तो इसको शुरू कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर। ये आपको जो नीचे दिख रहा है, ये रिवर है, नदी है। नदी से पानी लिया जाता है। ऐसा नहीं कि नदी से पानी डायरेक्टली पंप पे सारे चढ़ा दिया जाता है, नहीं। अगर पानी वो बेटर नहीं होगा तो हो सकता है कि टरबाइन पे वो कोरिजन बना दे, यानी ब्लेड को इफेक्ट करे, टरबाइन के ब्लेड को इफेक्ट करे। तो यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट चेम्बर से वाटर को पहले ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध बनाया जाता है, प्योर फॉर्म में बदला जाता है। अब यहाँ से पानी फर्स्ट बार इस तरीके से, यहाँ से ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये पंप का सिंबल है। पंप से होते हुए यहाँ पे गया इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर का समझिए क्या काम है। इकोनोमाइजर बोलते हैं कि जो वाटर हो रहा है, यहाँ से जो वाटर फीड किया जा रहा है, फीड वाटर को इकोनोमाइजर गर्म कर देता है। बात समझिएगा। अब गर्म किसके द्वारा कर रहा है, गर्म किसके द्वारा कर रहा है, तो देखिए ये फ्लू गैसेस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे फ्लू गैसेस का फायदा। सबसे पहले तो जो कोयला जला था, उस कोयला का जलने के बाद उसका हीट सबसे पहले वाटर को गर्म करने के लिए यूज कर लिया गया। आगे जो फ्लू गैसेस निकला, उस फ्लू गैसेस से सबसे पहले सुपर हीटर में ही फर्स्ट बार यूज कर लिया गया। फ्लू गैसेस का हीट को कहाँ पे यूज कर लिया गया, सुपर हीटर में। उसके बाद से निकल के जो बचा, फिर उस फ्लू गैसेस का यूज इकोनोमाइजर में करते हैं। बात समझ में आया। ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लू गैसेस सुपर हीटर से निकलने के बाद कहाँ जाता है, तो इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से निकलने के बाद कहाँ जाता है, एयर प्रीहीटर में। और बॉयलर से निकलने के बाद कहाँ जाता है, सुपर हीटर में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए समझते हैं इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है कि फ्लू गैसेस का यूज करके जो वाटर को फीड किया जा रहा था, उस वाटर को वो क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ऐसा करने से ये फायदा होता है कि बॉयलर में जो हीट प्रोड्यूस होता, अगर ये वाला नहीं लगा रहा था तो ज़्यादा कोयला जलाना पड़ता, लेकिन फ्लू गैसेस की वजह से ऑलरेडी वाटर पहले से ही गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से इसका एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी फीड वाटर यहाँ से प्रोवाइड किए तो इकोनोमाइजर के होते हुए थ्रू वो कहाँ पे आया, बॉयलर में। और बॉयलर में गर्म होकर के सुपर हीटर में गया, फिर यहाँ से और गर्म हुआ और फिर यहाँ पे टरबाइन के पास गया। ये है टरबाइन, स्टीम टरबाइन। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे एयर प्रीहीटर। जैसे यहाँ पे कोयला जलेगा तो कोयला जलने के लिए क्या एयर का जरूरत नहीं होगा, बिना एयर के नहीं जलेगा। तो जो एयर आता है उस एयर को पहले ही गर्म कर दिया जाता है। अब पहले गर्म किससे किया जाता है, तो यही फ्लू गैसेस से। फ्लू गैसेस सुपर हीटर से निकल के इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से निकल करके एयर प्रीहीटर में। एयर प्रीहीटर का काम है कि यहाँ से एयर को एयर क्या करेगा, देखिए एक बताओ, एयर जो एयर प्रीहीटर में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फोर्स ड्रॉप फैन के थ्रू इन्वायरमेंट से खींच रहा है हवा खींचने के बाद एयर प्रीहीटर में गया। एयर प्रीहीटर में फ्लू गैसेस के द्वारा क्या हो गया, हीट हो गया, गर्म हो गया। और यही यहाँ पे क्या आया, हॉट एयर। और हॉट एयर कहाँ पे गया, बॉयलर में। तो देखिए स्टीम, जो स्टीम जनरेटिंग था, इसमें कितने सारे टर्म आ गए, ये सारा का सारा टर्म। सबसे पहले बॉयलर में वाटर को गर्म करेंगे, वाटर को गर्म करने के लिए कोयला जो बर्न किया गया था वो बना, बर्न करने के बाद वेट स्टीम निकला, वेट स्टीम सुपर हीटर में गया, यहाँ से और गर्म हुआ और ये चला गया टरबाइन के पास। उसके पहले जो फ्लू गैसेस निकली, सुपर हीटर था उसमें फ्लू गैसेस के द्वारा ही काम होता है। और फिर वो सुपर हीटर से निकल करके इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर का काम है फीड वाटर को क्या करना, गर्म करना। उसके बाद एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर का काम है कि जो एयर इन्वायरमेंट से फोर्स ड्रॉट फैन के थ्रू खींचा जाता है बॉयलर के लिए, उसको गर्म करना। और यहाँ से जो एयर छूटता है या निकलता है उसको इंड्यूस्ड फैन के थ्रू, चिमनी के थ्रू होते हुए इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। ये था स्टीम जनरेटिंग का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है स्टीम टरबाइन। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टीम टरबाइन, ये थर्ड पार्ट है। स्टीम टरबाइन क्या होता है कि जब यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम इस पे छोड़ा जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, तो जो हीट इसके पास था, स्टीम के पास हीट और प्रेशर था, वो यहाँ पे लॉस हो जाता है। जैसे देखिए ये एक ब्लेड है, ये साफ्ट है, इस पे स्टीम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू होगा। रोटेट करना शुरू हो गए, ये इसका साफ्ट है और ये इसका ब्लेड है,
इसमें हम स्टीम छोड़ेंगे तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये स्टीम क्या है, गर्म है, स्टीम गर्म है और वो बाहर निकलना चाहता है, तो इस पे छोड़ा जाता है, बाहर निकलता है। अब यहाँ से जो ये स्टीम का हीट था वो चेंज हो गया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। देखिए यहाँ पे, और मैकेनिकल एनर्जी यानी शाफ्ट पे आ गया, शाफ्ट अल्टरनेटर कनेक्ट है, अल्टरनेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलना शुरू। ये था स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट पार्ट है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम समझ गए। अल्टरनेटर का काम क्या है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आगे समझते हैं फीड वाटर। यहाँ पे समझिए जो फीड वाटर का खेल था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको क्लियर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम जब पावर प्लांट शुरू ही किया गया था तब तो डायरेक्टली रिवर से ही पानी को फीड कर दिया गया था, ट्रीटमेंट के द्वारा, वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा वाटर को फीड कर दिया गया था। लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तब ये प्रोसेस बार बार नहीं होता है कि डायरेक्टली पूरा का पूरा पानी फीड कर दिया जाए। देखिए क्या होता है, जो स्टीम टरबाइन पे छोड़ा गया था वो स्टीम बाहर आता है तो उसका हीट ऑलरेडी लॉस हो जाता है, हीट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो स्टीम बाहर आता है उस स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, और जो इक्विपमेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है उसी को बोला जाता है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, एग्जॉस्टेड स्टीम, कहाँ से, तो स्टीम टरबाइन से एग्जॉस्टेड स्टीम को क्या करता है, ठंडा करता है। ठंडा कैसे करेगा, तो मान लीजिए इस कमरा में पूरा का पूरा ये एग्जॉस्टेड स्टीम है, यानी स्टीम निकला हुआ है। अब इस कमरा में हम एक पाइप, ये पाइप हो गया, इसमें हम ठंडा वाटर को सर्कुलेट कर देंगे। तो ठंडा वाटर को सर्कुलेट करेंगे तो इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे वाष्प है, स्टीम है, वो ठंडा हो जाएगा। इसमें ठंडा पानी जा रहा था वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कंडेंसर में ठंडा पानी सर्कुलेट कराया जाता है, बात समझिएगा, कूल्ड वाटर सर्कुलेट कराया जाता है, जिसकी वजह से जो स्टीम टरबाइन से स्टीम निकलता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और पूरा देखिए यहाँ से जो वाटर निकला ठंडा होने के बाद, सबसे पहले वाटर यहाँ से, स्टीम यहाँ से निकला और किसमें चेंज हो गया, वाटर में चेंज हो गया, और वाटर में निकलने के बाद पुनः इसको फीड कर दिया जाता है। देख रहे हैं, यानी पुनः फीड कर दिया गया। अब रेनकार्ड साइकिल वाला जरा याद कीजिए। रेनकार्ड साइकिल क्या बोले थे, एक जगह से यहाँ पे हीट एनर्जी दिया गया था और हीट एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल के रूप में ले ली। लेकिन समझिए, सबसे पहले पानी को यहाँ पे दिया गया था, पानी इक्विलाइजर के थ्रू होते हुए बॉयलर में स्टीम में चेंज हुआ, पुनः यह स्टीम कहाँ तक आया, कंडेंसर तक आया, और कंडेंसर में फिर से किसमें चेंज हो गया, वाटर में। तो देखिए तो वाटर का एक साइकिल बन रहा है कि नहीं, कैसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले गया और फिर यहाँ पे है और फिर वापस आ गया और फिर यही साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, रेनकार्ड साइकिल। थोड़ा सा इधर वाला प्रोसेस समझिए। अगर इस प्रक्रिया में वाटर लॉस होता है तब हम लोग एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से रिवर से फीड करते हैं। ये तो था कंडेंसर का काम। लेकिन कंडेंसर में जो हम लोग वाटर सर्कुलेट करा रहे थे, जो स्टीम को ठंडा करने के लिए यूज हो रहा था, उसको समझिए, वो उस अगर यहाँ पे वाटर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है तो हम लोग बार बार अलग अलग पानी को यहाँ से सर्कुलेट कराते रहेंगे और उससे वो क्या हो जाएगा, स्टीम ठंडा हो जाएगा। लेकिन पानी कम अमाउंट में अवेलेबल है, तब जो वाटर इस कंडेंसर में सर्कुलेट कराया जा रहा था, ध्यान रखिएगा, इस वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो इधर से स्टीम निकल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्टीम में से वाटर में चेंज होकर के फिर चला जाएगा। लेकिन जो वाटर इसको ठंडा करने के लिए यूज हो रहा था, तो ठंडा कर तो देता है स्टीम को, लेकिन अपने क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तब उस वाटर को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर का यूज करते हैं। बात समझ में आया, कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर कंडेंसर में जो स्टीम आता है उसको ठंडा करने के लिए जो वाटर यूज होता है वो वाटर गर्म हो जाता है। अब उसको गर्म को ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। अगर लार्ज अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो कूलिंग टावर का यूज हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली जितना वाटर है उतना इससे सर्कुलेट करा देते हैं और यह स्टीम वाटर ठंडा होकर के पूरा फीड कर दिया जाता है। ऐसे करने से ये फायदा होता है कि हमको बार बार वाटर को ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि जो स्टीम यहाँ से निकला उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, तो हमको जो फिर यहाँ पानी चाहिए था उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता कि नहीं, तो ये एक इसका फायदा होता है। अब आगे थोड़ा सा समझते हैं, नेक्स्ट है इसका कूलिंग अरेंजमेंट। तो देख लीजिए ये था कूलिंग अरेंजमेंट। अल्टरनेटर के बारे में थोड़ा समझते हैं। अल्टरनेटर यहाँ काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करना। ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है, इंडिया में जो अल्टरनेटर के द्वारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो 11 किलो वोल्ट होता है। इसका काम है, ट्रांसफार्मर का काम है कि 11 किलो वोल्ट से वैल्यू को बढ़ा देना, 132 किलो वोल्ट
220 किलो वोल्ट, 400 किलो वोल्ट, डिपेंड करता है कितना लेंथ तक हमको ट्रांसमिट करना है। वोल्टेज बढ़ाने के बाद आइसोलेटर, आइसोलेटर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होता है। देखिए कहीं पे फॉल्ट होता है तो सबसे पहले कौन ऑपरेट होता है, सर्किट ब्रेकर। अब मान लिया जाए कि हमको सप्लाई बंद करना है और उधर कुछ काम करना है तो हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा दें। लेकिन बाय द वे सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने के बाद भी कहीं से इधर सप्लाई जा रहा है तो उस टाइम झटका लग सकता है कि नहीं, शॉक लग सकता है कि नहीं, इसलिए आइसोलेटर का यूज होता है। आइसोलेटर का काम है कि जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया हो यानी सप्लाई जाना बंद हो गया हो तब एक सुनिश्चित करने के लिए, एक श्योर करने के लिए आइसोलेटर का यूज करते हैं। आइसोलेटर हमेशा यूज होता है ऑफ में, यानी जब लाइन बंद हो गया हो यानी सप्लाई जाना बंद हो गया हो तब आइसोलेटर को हम लोग काम करवाते हैं। ये आइसोलेटर का काम होता है चार्जिंग करंट को ब्रेक करना या रोकना। यहाँ पे भी आइसोलेटर लगा हुआ है यानी इसको भी ऑपरेट कर देंगे और इधर हम लोग काम कर सकते हैं। बस बार, ये बस बार यानी जो एनर्जी यहाँ से जनरेट हुआ, पावर जनरेट हुआ, बस बार पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पे ट्रांसमिट करना है वहाँ वहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के लिए हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये था स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम लोग आगे की वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, कोल हैंडलिंग के लिए क्या इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वो वर्क करता है, सारे इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके, यानी स्टीम सुपर हीटर कितने प्रकार के होते हैं, इकोनोमाइजर कितने प्रकार के होते हैं, एयर प्रीहीटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फोर्स ड्रॉप फैन का क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है, एक एक पॉइंट को हम लोग अलग अलग टर्म में देखेंगे। ये था स्कीमेटिक डायग्राम। इसका नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे दी शानदार, ज्वाइन कीजिए वहां से और डाउनलोड कीजिए। आगे हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए दी शानदार।